नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कृषि बिलों के विरोध में किसान करेंगे आज भूख हड़ताल। हरियाणा में 25 से नहीं देंगे टोल। जी हां दोस्तों, नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 25वें दिन भी जारी है। किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, वहीं सरकार बार बार बातचीत से हल निकालने का दावा कर रही है। इस बीच रविवार सिंधु बॉर्डर पर किसान नेताओं की बैठक हुई। इसमें फैसला लिया गया कि आज सभी धरना स्थलों पर किसान एक दिन की भूख हड़ताल करेंगे। 23 दिसंबर को किसान दिवस पर देश के किसान एक समय उपवास रखेंगे और हरियाणा में 25 से 27 तक टोल नहीं देंगे। वहीं किसान संगठनों ने सरकार पर किसानों और आड़तियों को डराने के लिए इनकम टैक्स के छापे पड़वाने का आरोप लगाया है। किसान नेता ने कहा है कि किसानों और आड़तियों को इनकम टैक्स के छापों से डराना और किसानों से 50 लाख के मुचलके भरवाना निंदनीय है। साथ ही किसान संगठनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को एक संयुक्त खुला पत्र भी लिखा है, जिसमें विपक्ष द्वारा गुमराह करने के आरोपों को लेकर नाराजगी जताई है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। अमित शाह का बड़ा ऐलान, बंगाल की मिट्टी से ही सीएम देगी बीजेपी। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने दूसरे दिन भी ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। बीते दिनों बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले को उन्होंने लोकतंत्र पर हमला बताया है। इस दौरान उन्होंने टीएमसी के बाहरी बनाम भीतरी को मुद्दा बनाए जाने के प्रयास पर भी करारा जवाब दिया है। अमित शाह ने कहा है कि इस बार बीजेपी की सरकार बनना तय है। परिवर्तन की लहर है। पश्चिम बंगाल के लोग अब बदलाव चाहते हैं और वे राजनीतिक हिंसा, भ्रष्टाचार, फिरौती और बांग्लादेशी घुसपैठ से मुक्ति चाहते हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि बीजेपी बंगाल की मिट्टी से ही सीएम देगी। ममता बनर्जी द्वारा बीजेपी नेताओं को आउटसोर्स कहने पर अमित शाह ने कहा कि ममता बनर्जी जब कांग्रेस में थी और इंदिरा गांधी यहाँ आती थी, प्रवणदा आते थे, तब वो उन्हें क्या कहती थी। उन्होंने कहा कि मैं कहना चाहूंगा कि आपको हराने के लिए किसी को कहीं से आने की जरूरत नहीं है। बंगाल की मिट्टी का व्यक्ति ही आपको हराएगा। इसके आगे उन्होंने कहा है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तय किया है कि हिंसा का जवाब लोकतांत्रिक तरीके से देंगे। बंगाल में ममता सरकार को उखाड़ने का जनता मन बना चुकी है। उन्होंने कहा है कि हम बंगाल में 200 से अधिक विधानसभा सीटों के साथ सरकार बनाएंगे। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। किसान आंदोलन पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, विकास नहीं चाहने वाले कर रहे हैं गुमराह। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या से देश के किसानों को खुशखबरी दी है। भगवान राम की नगरी में जनसभा संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को पूरा करने के लिए यहां 90 करोड़ रुपए की परियोजना का शिलान्यास और लोकार्पण एक साथ हो रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने का संकल्प लिया है। उसी को ध्यान में रखते हुए इन प्रोजेक्ट का एक साथ लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आने वाली 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री 9 करोड़ किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के 18,000 करोड़ देंगे, जिसमें से 2 करोड़ 30 लाख किसान उत्तर प्रदेश के हैं। मैं इनके लिए सभी को हृदय से बधाई देता हूं। उन्होंने आगे कहा कि जब किसानों को नई तकनीकी समय पर बीज और खाद, कृषि वैज्ञानिकों की उचित सलाह और सहयोग मिलेगा तो हमारे अन्नदाता वह सब करने में समर्थ होंगे जिनकी देश उनसे अपेक्षा रखता है। इन सभी कार्यों का लक्ष्य अपने अन्नदाता के जीवन में खुशहाली और समृद्धि लाना है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। जीतन राम मांझी ने बिहार में 80% अपराधों के लिए आरजेडी को ठहराया दोषी। जी हां दोस्तों, बिहार में बढ़ता अपराध विपक्षी दलों के लिए एक मुद्दा है। राज्य की एनडीए सरकार में सहयोगी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने अब इसके लिए विपक्षी राष्ट्रीय जनता दल को जिम्मेदार ठहराया है। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा प्रमुख जीतन राम मांझी ने एक ट्वीट में आरजेडी के जेल में बंद नेताओं और समर्थकों को राज्य के 80% अपराधों के लिए जिम्मेदार ठहराया है। हम के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा है कि आरजेडी ने आपराधिक रिकॉर्ड रखने वालों को अधिक से अधिक पोल टिकट दिए हैं। रिजवान का कहना है कि जब आप विश्लेषण करते हैं तो एक विशेष जाति के 60 से 70% लोग वर्तमान में बिहार के हर जेल में बंद है। वह कथित तौर पर गिरोह के सदस्यों को अपराध करने के लिए निर्देशित कर रहे हैं। मूल रूप से वे बिहार में अपराधों के लिए जिम्मेदार हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। गुजरात में मास्क
न पहनने पर वसूला गया 90 करोड़ जुर्माना। जी हां दोस्तों, गुजरात में मास्क नहीं पहनने वाले लोगों से राज्य सरकार ने भारी भरकम जुर्माना वसूला, लेकिन इसके बावजूद लगता नहीं है कि लोगों ने इससे कोई सीख ली है। दरअसल 90 करोड़ रुपए जुर्माना वसूलने वाली विजय रूपानी सरकार के अभी कोरोना से बचाने के प्राथमिक एवं प्रभावी मैकेनिज्म बनाने में नाकाम रहने, लेकिन फिर भी इतना बड़ा जुर्माना वसूलने पर हैरानी जताते हुए कड़ी नसीहत दी है। गौरतलब है कि गुजरात में सार्वजनिक जगहों पर मास्क नहीं लगाने पर 1000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ता है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। ब्रिटेन में दिखा कोरोना का नया अवतार, वैक्सीन के असर पर उठने लगे सवाल। जी हां दोस्तों, क्रिसमस से ठीक पहले ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। आलम यह है कि कई इलाकों में एहतियातन सख्त लॉकडाउन लगाया जा चुका है। ऐसे में ये सवाल भी उठने लगे हैं कि कहीं वायरस की बदली हुई स्ट्रेन पर कोरोना की वैक्सीन कम इफेक्टिव तो नहीं। इस मुद्दे पर विश्व भर के वैज्ञानिक शोध में जुटे हुए हैं। हालांकि अभी तक वायरस की नई सीक्वेंसिंग नहीं हुई है और एक्सपर्ट्स इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। वैज्ञानिकों ने कोरोना के इस नए स्ट्रेन को VUI 2020-12/01 नाम दिया है। वहीं प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने आशंका जताई है कि वायरस का नया स्ट्रेन 70% ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इसलिए उन्होंने लॉकडाउन के चलते लोगों को क्रिसमस मनाने की भी छूट नहीं दी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, वायरस में लगातार म्यूटेशन होता रहता है। ज्यादातर वेरिएंट खुद ही म्यूटेट होने के बाद मर जाते हैं, लेकिन कभी कभी वायरस म्यूटेट होने के बाद पहले से कई गुना ज्यादा मजबूत और खतरनाक होकर सामने आते हैं। यह प्रक्रिया इतनी जल्दी होती है कि वैज्ञानिकों को भी समझने और रिसर्च करने में समय लगता है और तब तक वायरस एक बड़ी आबादी को अपनी चपेट में ले चुका होता है, जैसा कि ब्रिटेन समेत कई देशों में दिख रहा है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। महाराष्ट्र में अगले 6 महीने तक मास्क पहनना होगा अनिवार्य, सीएम उद्धव ठाकरे ने किया ऐलान। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस से बचने के लिए पूरी दुनिया में वैक्सीन परीक्षण पर कार्य किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ एहतियात के तौर पर ज्यादातर देशों में कोरोना से बचने के लिए मास्क पहनना अनिवार्य किया हुआ है। इसी क्रम में रविवार को भारत में स्थित महाराष्ट्र राज्य में अगले 6 महीने के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इसका ऐलान करते हुए कहा है कि सभी लोगों को सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहनना अपनी आदत में शुमार कर लेना चाहिए। हालांकि मास्क ना पहनने वालों पर क्या कार्रवाई होगी, इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं आई है। इससे पहले देश के ज्यादातर राज्यों में सार्वजनिक स्थलों पर मास्क ना पहनने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए थे। यही नहीं, ज्यादातर राज्यों में इनके खिलाफ जुर्माना भी तय किया गया था। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही दोस्तों इस वीडियो के अंत में हम आपसे एक सवाल पूछेंगे जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। महाराष्ट्र ने पेश की मिसाल, इस योजना से शहर होगा साफ और गरीबों को मिलेगा भरपेट भोजन। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में गरीबों का पेट भरने और कचरा हटाकर स्वच्छता बढ़ाने का शानदार तरीका ढूंढ निकाला है। महाराष्ट्र के कल्याण डोंबिवली नगर निगम का कहना है कि उनकी खास योजना से कचरा भी कम होगा और लोगों को भरपेट खाना भी मिलेगा। दरअसल प्लास्टिक कचरे से निपटने के लिए कल्याण डोंबिवली नगर निगम ने 5 किलोग्राम प्लास्टिक कचरा इकट्ठा करने पर खाने के कूपन देने की योजना शुरू की है। आपको बता दें कि लंबे समय से नगर निगम कचरे की परेशानी का सामना कर रहा है। इस परेशानी को दूर करने के लिए निगम ने यह खास तरीका निकाला है। इससे पहले भी महाराष्ट्र सरकार कचरे को दूर करने के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। नौकरी पेशा के लिए खुशखबरी, केंद्र की चेतावनी, परमानेंट एम्प्लॉय को कॉन्ट्रैक्ट में नहीं बदल सकती है कंपनियां। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान कंपनियों को राहत देने के लिए श्रम कानूनों में बदलाव किया था। इसकी आड़ में कुछ कंपनियों ने अपनी मनमानी करना शुरू कर दी और नए श्रम कानून का बहाना बनाकर परमानेंट नौकरी पर रखे कर्मचारियों को कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के रूप में बदलना शुरू कर दिया है। ऐसे में सरकार ने इन कंपनियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि नए कानूनों की आड़ में कोई भी कंपनी परमानेंट नौकरी पर रखे हुए कर्मचारियों को कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के तौर पर बदल नहीं सकती है। इसके साथ ही सरकार ने कहा है कि छटनी के शिकार कर्मचारियों को
मदद के लिए कंपनियां विशेष फंड के तौर पर CSR फंड का इस्तेमाल कर सकती है। वहीं नए श्रम कानूनों को लेकर जल्द ही श्रम मंत्रालय में बैठक होने वाली है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। नेपाल में ओली और प्रचंड के बीच ठनी संसद भंग, मध्यावधि चुनाव की तारीखों का ऐलान। जी हां दोस्तों, नेपाल में सत्तारूढ़ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी में आंतरिक कलह चरम पर पहुंच गया है, जिसके परिणाम स्वरूप अंततः संसद भंग करने की नौबत आ पड़ी है। प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने रविवार सुबह ही संसद भंग करने की अनुशंसा राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी से की, जिसे मंजूरी देते हुए राष्ट्रपति ने देश में मध्यावधि चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। नेपाल के राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से जारी नोटिस के अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली की अनुशंसा पर संसद भंग करते हुए अप्रैल मई में मध्यावधि आम चुनाव कराए जाने की घोषणा की है। इसके अनुसार नेपाल में 2 चरणों में यह चुनाव संपन्न हो गए। पहले चरण में जहां 30 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे, वहीं दूसरे चरण में 10 मई को मतदान होंगे। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। आपकी सुरक्षा के लिए सरकार हुई सचेत, अब कारों में यह सेफ्टी फीचर होगा अनिवार्य। जी हां दोस्तों, भारत में ज्यादातर कार यूजर्स सेफ्टी फीचर्स को खास तवज्जो नहीं देते। ऐसे में कार कंपनियां भी इसका फायदा उठाकर कारों में सेफ्टी फीचर्स देने से बचती हैं। लेकिन सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले दिनों में सरकार कारों में सेफ्टी फीचर्स के लिए जरूरी गाइडलाइन जारी कर सकती है, क्योंकि इसके लिए हाल ही में एक तकनीकी समिति ने सरकार को प्रपोजल सौंपा है, जिसमें समिति ने अनुशंसा की है कि कारों में फ्रंट सीट के लिए ड्यूअल एयरबैग्स अनिवार्य किए जाएं। इसके अलावा भी इस समिति ने कार से जुड़े कई सेफ्टी फीचर्स को देश में लागू करने के लिए सुझाव दिया है। ज्यादातर भारतीयों का सोचना होता है कि कार में सफर करना एकदम सुरक्षित होता है, लेकिन हम आपको बता दें दोस्तों, कार में हादसे के वक्त सबसे ज्यादा खतरा ड्राइवर और फ्रंट सीट पर बैठे पैसेंजर की जान के लिए होता है। इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि भारत में बिकने वाली ज्यादातर कारों में फ्रंट सीट के लिए एयरबैग्स नहीं दिए होते हैं। ऐसे में हादसे के वक्त ड्राइवर और फ्रंट सीट पर बैठने वाले पैसेंजर की जान बचना मुश्किल हो जाती है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों, दिल्ली NCR में सर्दी ने तोड़ा रिकॉर्ड, उत्तर भारत में शीतलहर, मौसम विभाग ने जारी किया हाई अलर्ट। जी हां दोस्तों, शीतलहर के कारण मैदानों से लेकर पहाड़ों तक कड़ाके की ठंड चल रही है। उत्तर भारत के अधिकतर शहर शीतलहर की चपेट में आ चुके हैं। दिल्ली NCR में 3.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान ने सर्दी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक मैदानी राज्यों में ठंड जो सितम ढा रही है, उसकी मुख्य वजह पहाड़ों पर बर्फबारी है। उत्तरी भारत के ज्यादातर हिस्सों में औसतन तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रिकॉर्ड किया गया है। तापमान में गिरावट के साथ कपकपाने वाली सर्दी का प्रकोप बढ़ रहा है। दरअसल हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ों पर जितनी बर्फबारी होगी, मैदानों में उतनी ही ठंड बढ़ेगी। वहीं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अगले सप्ताह तक ऐसे ही ठंड की स्थिति बने रहने का अनुमान जताया है। हालांकि एक हफ्ते के बाद कुछ राहत मिलने की उम्मीद की जा रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले सप्ताह उत्तर भारत में रात का तापमान सामान्य से नीचे बना रहेगा। विभाग ने 24 से 30 दिसंबर तक के लिए अपने पूर्वानुमान में कहा है कि उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 से 6 डिग्री सेल्सियस नीचे रहेगा। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज के पेट्रोल और डीजल के भाव का। तो दोस्तों, इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की सुस्ती का असर पेट्रोल डीजल के भाव पर भी देखने को मिल रहा है। लगातार 13वें दिन तेल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। सरकारी तेल कंपनियों ने पिछले हफ्ते सोमवार को आखिरी बार तेल के भाव में बदलाव किया था। देश की राजधानी दिल्ली में आज पेट्रोल का भाव 83 रुपए 71 पैसे प्रति लीटर पर बना हुआ है, जबकि डीजल 73 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर पर बिक रहा है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। SBI ने गोल्ड खरीदने वालों को दिया बड़ा तोहफा, इन ग्राहकों को मिलेगा खास फायदा। जी हां दोस्तों, देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक अपने ग्राहकों को गोल्ड लोन दे रहा है। आपको बता दें कि बैंक इस समय गोल्ड लोन को बढ़ावा देने के लिए ग्राहकों को खास ऑफर दे रहा है। SBI ने चालू कारोबारी साल में उत्तर प्रदेश में 550 करोड़ रुपए का गोल्ड लोन देने का लक्ष्य रखा है। इस साल बैंक 300 करोड़ रुपए से ज्यादा का गोल्ड लोन दे चुका है। SBI के मुख्य महाप्रबंधक
निदेशक अजय कुमार खन्ना ने बताया कि एसबीआई के गोल्ड लोन की ब्याज दर इस पूरे बाजार में सबसे कम 7.5% है, जिससे एसबीआई की गोल्ड लोन बाजार में हिस्सेदारी तेजी से बढ़ रही है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। 800 वर्षों बाद आज सबसे करीब होंगे बृहस्पति और शनिवार। देश के ज्यादातर हिस्सों में सूर्यास्त के बाद दिखेगा दुर्लभ नजारा। जी हाँ दोस्तों, सर्दियों में दिन छोटे और रातें लंबी होने लगती है। अंग्रेजी कैलेंडर के अंतिम महीने की 21 तारीख को जब इस साल की सबसे लंबी रात होगी तो दुनिया भर के खगोल वैज्ञानिकों की नजरें आकाश पर टिकी रहेंगी। दरअसल आज रात को एक विशिष्ट खगोलीय घटना होने जा रही है, जिसमें सौरमंडल के सबसे बड़े दो ग्रह बृहस्पति और शनि को देखने पर लगेगा कि वह बहुत करीब हैं। बृहस्पति और शनि के दुर्लभ मिलन की घटना लगभग 800 साल बाद होने जा रही है। हालांकि खगोल वैज्ञानिकों का कहना है कि अंतरिक्ष में बृहस्पति और शनि वास्तव में एक दूसरे से करोड़ों किलोमीटर दूर होंगे, लेकिन धरती से देखने पर अपनी विशिष्ट स्थिति के कारण वे एक दूसरे के अत्यंत समीप दिखाई देंगे। दोनों ग्रहों के मिलन से इस घटना को महासंयोजन कहा जा रहा है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। महिला क्रिकेट को लेकर अंजुम चोपड़ा ने उठाए बीसीसीआई पर सवाल। जी हां दोस्तों, महिला टीम की पूर्व कप्तान अंजुम चोपड़ा ने महिला क्रिकेट को लेकर भारतीय क्रिकेट बोर्ड से गंभीर प्रयास करने की गुजारिश करते हुए कहा है कि उन्हें खेलने के कम मौके मिलना अच्छे संकेत नहीं है। बांग्लादेश में फ्रेंचाइजी आधारित घरेलू टी20 टूर्नामेंट में कमेंट्री करके वापस भारत लौटी अंजुम चोपड़ा ने पीटीआई भाषा से कहा कि महिला क्रिकेट को लेकर बीसीसीआई की ओर से स्पष्टता की कमी है। क्रिकेटर से कमेंटेटर बनी इस पूर्व खिलाड़ी ने कहा है कि पुरुष टीम का क्रिकेट दौरा शुरू हो गया है। जनवरी में उनका टूर्नामेंट सैयद मुख्तार अली टी20 टूर्नामेंट के साथ शुरू होगा, लेकिन महिलाओं के क्रिकेट को लेकर बोर्ड की भविष्य की योजना क्या है, इस बारे में कुछ नहीं पता चल रहा है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। जियो ने वीवो के साथ लॉन्च किया सबसे सस्ता 4G स्मार्टफोन, साथ में 4,500 रुपए के बेनिफिट। जी हां दोस्तों, ग्राहकों को लुभाने के लिए रिलायंस जियो कोई कसर नहीं छोड़ रही है। कंपनी ने अब मोबाइल निर्माता कंपनी वीवो के साथ मिलकर सबसे सस्ता 4G स्मार्टफोन पेश किया है। साथ ही ग्राहकों को नया स्मार्टफोन खरीदने पर 4,500 रुपए के अतिरिक्त बेनिफिट भी मिलेंगे। टेक साइट 91 मोबाइल के मुताबिक रिलायंस जियो ने हाल ही में यह नया ऑफर लॉन्च किया है। इसके तहत आपको वीवो Y1S स्मार्टफोन मात्र 7,999 रुपए में मिलेगा। दावा किया जा रहा है कि यह हैंडसेट 4G तकनीक से लैस सबसे सस्ता स्मार्टफोन है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक इस नए हैंडसेट को खरीदने पर रिलायंस जियो अलग से 4,500 रुपए के बेनिफिट दे रही है। ग्राहकों को नया स्मार्टफोन खरीदने पर 90 दिनों के लिए शिमारो OTT का सब्सक्रिप्शन 99 रुपए में मिलेगा। साथ ही महज 149 रुपए में कंपनी वन टाइम स्क्रीन रिप्लेसमेंट गारंटी भी दे रही है। जियो ग्राहकों को एक्स्ट्रा बेनिफिट के लिए 249 रुपए का रिचार्ज कराना होगा। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।